अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए, जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 से लेकर 1969 तक। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो अयूब खान थे उन्होंने दिया था, जब मार्शल लॉ उन्होंने लगाया था तो तब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन, वन मेन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, तो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया और ख़ुद को जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने बनाया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो 1969 में एब्रोगेट किया गया। जो है वो प्रेसिडेंट याया खान ने इनको एब्रोगेट किया। तो 1969 में इसको एबेंडन या छोड़ दिया गया। तो मतलब ये 62 से लेके 69 तक जो है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद ये ख़त्म हो गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया किसने था? ये दिया था अयूब खान ने। तो सैलियंट फ़ीचर्स या इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स, मतलब सैलियंट का मतलब है इंपॉर्टेंट या ख़ास जो फ़ीचर्स हैं इसके क्या हैं, कौन कौन से हैं। देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 250 आर्टिकल्स थे इसमें। सो इट वाज अ वेरी लेंदी डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट था। 250 आर्टिकल्स, तो इसमें क्या कुछ हो सकता है आप जो है वो मतलब सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम कुछ जो है वो फीचर्स को डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड किया जा सकता था, मतलब 2/3, जैसे पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था ऐसे ही इसको अमेंड किया जा सकता था। इसमें अमेंडमेंट की जा सकती, जैसे 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी अमेंडमेंट कर सकते थे, तो इसमें भी कर सकते थे। अमेंडमेंट करने के लिए जो हमारा पार्लियामेंट है उससे हमें 2/3 मेजोरिटी से किसी चीज़ को पास करवाना होगा। 2/3 मेजोरिटी के बाद ही हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते थे, मतलब वो फिर जो है ना वो मतलब वो लॉ का पार्ट बन जाएगा। अमेंडमेंट का मतलब है इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता था, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती थी, कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था। तो फिर इसमें अमेंडमेंट ईजी थी, मतलब अमेंडमेंट कर सकते थे आप। अब फेडरल सिस्टम, ये 1956 वाला भी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, ये भी तो था, ये फेडरल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट हो और 2 प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हो, कंप्रोमाइजिंग ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे जो है वो 2 प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हो, एक जो है ईस्ट पाकिस्तान के लिए, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान के लिए हो। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव या जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। मतलब जो स्वीपिंग पावर्स या जितने भी पावर्स थे वो प्रेसिडेंट के पास थे। और ये यूनिकैमुलर इन नेचर था, यूनिकैमुलर लेजिस्लेचर थी। यूनिकैमुलर का मतलब है सिर्फ इसमें एक हाउस था। अब जो हमारी प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा पाकिस्तान अभी चल रहा है 1973 से, उसमें दो यूनिकैमुलर नहीं बल्कि बाईकैमुलर। यूनी मतलब एक, तो एक ही लेजिस्लेचर है इसका। मतलब जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको स्प्लिट नहीं किया जाएगा, वो एक ही होगा। ये पहले था 1962 वाले में। अब जो हमारी जो फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट है आप उसको देखो, और उसके साथ ही साथ सेनेट को आप देखो, तो इट इज़ बाई कैमरल। हमारी जो कानून साज, लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? कानून बनाना, जहाँ पे कानून बनते हैं। तो अभी हमारी बाई कैमरल है 1973 के लॉ के हिसाब से। हमारे पास सेनेट भी है, सेनेट जिसको प्रोविजनल जो गवर्नमेंट को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। और हमारे साथ जो है वो पार्लियामेंट भी है हमारी, तो लोअर हाउस भी है और अपर हाउस भी है हमारे पास, तो दोनों है हमारे पास। लेकिन 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 वाला जो था वो इट वाज यूनिकैमुलर इन नेचर, मतलब वहाँ पे एक ही हाउस था, उसमें ही सारे जो थे वो मेंबर्स थे। प्रोफेशनल गवर्नमेंट, देवर 2 प्रोफेशनल गवर्नमेंट, इसको पहले हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल 2 थे, फिर उनको कोई वैरांग नेचर की उनको पावर्स होगी जो उन गवर्नमेंट्स को उन्होंने दिया था। प्रोविजनल लेजिस्लेचर, ईच प्रोविंस वॉज प्रोवाइडेड विद द लेजिस्लेचर। हर प्रोविंस को एक अपना लेजिस्लेचर दिया गया था। फॉर एग्जांपल जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको अलग दिया गया था, वेस्ट पाकिस्तान है उसको अलग दिया गया था। इट ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 150 मेंबर्स, उसमें पहले 150 मेंबर्स थे हर एक में। फिर उसको कितने तक किया गया? तकरीबन उसको 218 तक किया गया। मतलब मेंबर्स की जो तादाद है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, उनकी तादाद को बढ़ाया गया। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अब पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स जो थे वो मतलब पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स, ओबियसली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो फिर वहाँ पे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। ही वॉज एलिजिबल टू ऑर्डिनेंसेस एंड वीटो अगेंस्ट लेजिस्लेटिव लॉ इफ अगर वो फॉर एग्जांपल वो कोई भी जो ऑर्डिनेंसेस छोटे छोटे किसी लॉ के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स उसको पास करवाने होते तो वो खुद ही पास करवा सकता था। अगर कोई लेजिस्लेचर फॉर एग्जांपल कोई कानून कोई लॉ जो नहीं पसंद आ रहा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसको जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, इतनी मतलब उसके पास पावर थी। हाउएवर द प्रेसिडेंट वाज नॉट एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ हिज। अच्छा, ये है नेशनल असेंबली को जो है डिसॉल्व नहीं कर सकता था, जो
प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था। ऐसा नहीं है कि वो नेशनल असेंबली जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए उनको ख़त्म कर दें, ऐसे नहीं था, वो ख़त्म नहीं कर सकता। अगर वो करता तो फिर वो जो है अपनी खुद की जो ऑफिस है, उसकी जो अपनी खुद की चेयर है, उसको भी प्रेसिडेंटशिप से मतलब हाथ धो बैठना पड़ता अगर वो ऐसे करता तो कुछ उसके पास पावर्स थी लिमिटेड जो है, उसके पास रिस्ट्रिक्शंस भी उसके ऊपर थी। रिस्ट्रिक्शंस टू द प्रेसिडेंट वाज नॉट अलाउड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये मतलब कोई ऐसी ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता जिसमें उसके बहुत ज़्यादा मतलब कोई ऐसी मिनिस्ट्री में किसमें से अपना फ़ायदा नहीं ढूंढ सकता था, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी वो ओन कर सकता था, उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती थी। इस्लामिक लॉ, ओबियसली इस्लामिक प्रोविजंस यहाँ पे होंगे ही होंगे, क्योंकि इस लॉ का भी जो बुनियाद था वो जो था वो ऑर्डिनेंस था एक, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, जो और रेजोल्यूशन ऑर्डिनेंस था, वो इसकी बुनियाद थी। तो वो इसका बुनियाद था, तो ओबियसली वो जमीयत इस्लामी के हेड ने उसको पास करवाया था। तो उसमें जो है वो इस्लामिक प्रोविजंस थी, सेवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और मुसलमानों के मतलब हुकूक या सारी चीज़ें, मतलब वो दैट साउंडेड वेरी मच इस्लामिक, तो मतलब वेरी मच रिलीजियस था। तो तभी इस्लामिक रिलीजियस इसमें कुरान और सुन्ना की बात ओबियसली होगी, क्योंकि वही ऑर्डिनेंस इसका बुनियाद है। तो मतलब इस्लामिक तो था नेचर में, मतलब इसमें रिलीजन की बातें बहुत होती हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्कस किया गया। स्पीचेस, फ्रीडम ऑफ, मतलब ये हर कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोफेस वगैरह जो भी है आप करो, सिविल राइट्स होंगे, सब चीज़ें मतलब होंगी, राइट्स ऑफ लाइफ, लाइब्रेरी एंड प्रॉपर्टी और ग्रांटेड, मतलब ऑल काइंड ऑफ राइट्स जो है इसमें भी मतलब वो थे कॉन्स्टिट्यूशन में। रोल ऑफ जुडिशरी, द रोल मतलब जो रोल ऑफ जुडिशरी था पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 वाले में भी उसको इंडिपेंडेंट किया गया था, और यहाँ पे भी बिल्कुल इसको है ना जो है वो इंडिपेंडेंट किया गया था, और वही सिचुएशन थी, कोई इसमें बड़ी कोई चेंज मतलब कोई ऐसा नहीं था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाने का मतलब ये पहले वाले में नहीं था, अभी जो है वो इन्होंने 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि भाई एक सुप्रीम काउंसिल बनाओ, एक कमेटी बनाओ, कंसिस्टिंग ऑफ 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो 2 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हों, एंड 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स वाज एबल टू बी, जो 2 जजेस हों, फॉर एग्जांपल जो हाई कोर्ट्स हैं ईस्ट पाकिस्तान है और जो वेस्ट पाकिस्तान है, तो उनमें से एक फॉर एग्जांपल उनका अगर कोई हाई कोर्ट का हो, कोई सारे का जो इसका कोई जो सबसे बड़ा कोर्ट होगा उसको हम हाई कोर्ट कहेंगे, उसका एक जज हो और एक जज इसका हो, सुप्रीम का जुडिशियल 2 जजेस ऑफ, तो वो कहाँ से आएंगे, वो एक जज आएगा यहाँ से, एक जज ईस्ट पाकिस्तान से, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनके हाई कोर्ट से, उसमें से आएगा। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाने की बात की, और ये कुछ इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट दे आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, बहुत सिमिलर है, थोड़े बस यहाँ पे चीज़ों को चेंज किया गया। दैट वाज आल्सो इन यूनिकैमुलर इन नेचर, और ये भी यूनिकैमुलर इन नेचर में इस्लामिक लॉज वहाँ पे भी, फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे भी थे। पावर्स में थोड़ा फ़र्क आया प्रेसिडेंट के, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। रोल ऑफ जुडिशरी ऊपर वही सेम है, नीचे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो इसकी डेथ कैसे हुई, ये जो इसको एब्रोगेट कैसे किया गया, इसको ख़त्म एबेंडन कैसे किया गया, इसको ख़त्म कैसे किया गया। देखिए पाकिस्तान में सेकेंड मार्शल लॉ लगी 1969 में, फर्स्ट मार्शल लॉ के बाद ये सेकंड मार्शल लॉ लगी। व्हेन प्रेसिडेंट अयूब खान जो थे एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एंड हैंडेड ओवर पावर टू आर्मी कमांडर इन चीफ, जो आर्मी कमांडर थे चीफ, उनको इन्होंने जो है वो पावर को हैंड किया, जो जनरल आगा मोहम्मद याया खान थे। अब अच्छा, तो ये अब आपस में मतलब इनकी बनती थी, तो हम कहें कि इन्होंने एब्रोगेट किया है या अयूब खान ने किया है, तो मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि वो आपस में ही थे। तो अयूब खान जो थे उन्होंने पावर्स तो उनको देने थे नेशनल असेंबली के जो फॉर एग्जांपल स्पीकर थे उनको देना था, लेकिन इन्होंने नेशनल असेंबली के स्पीकर को पावर्स नहीं दी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको जो मतलब पावर्स थी, अगर इनको मार्शल लॉ लगाना था या पावर्स कुछ देनी थी तो उनको देना था नेशनल असेंबली के जो स्पीकर्स हैं उनको, उस टाइम के जो थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको नहीं दिया, उन्होंने जनरल आगा मोहम्मद याया खान को दिया जो है ना वो पावर सारे, तो मतलब सारी मतलब पावर्स उनको हैंड ओवर उन्होंने कर दिया। तो इसी वजह से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनइफेक्टिव रहा और इसकी डेथ हो गई, ख़त्म हो गया, फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आई होप आपका ये लेक्चर यहाँ तक क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।